नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। देखिए, हमारे लॉ में जैसा प्रोविजन है कि अगर आपकी पत्नी इतना कमा ले रही है कि अपना खर्चा चलाने में सक्षम है, तो ऐसे में ऐसी पत्नी जो अपना खर्चा चलाने में सक्षम है वो पति से मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होती है। यानी सिर्फ ऐसी ही पत्नी जो अपना खर्चा चलाने में सक्षम नहीं है वही पति से मेंटेनेंस पाने का अधिकार रखती है। लेकिन देखिए, बहुत सारी ऐसी पत्नियां होती हैं जो पति के ऊपर झूठा 125 सीआरपीसी के तहत केस लगा देती है। पत्नी जो होती है वो अच्छा खासा इनकम कर रही होती है, उसकी अच्छी खासी सैलरी होती है, पति के बराबर या पति से ज्यादा भी होती है। इसके बावजूद जो होती है वो पत्नी क्या करती है, लिखवा देती है मेंटेनेंस केस में कि मैं बेरोजगार हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है, मैं एक गृहिणी हूँ और ऐसे में मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो देखिए, आज मैं इसी का आप लोगों के लिए सलूशन लेकर आया हूं कि अगर आपकी पत्नी कमा रही है, कहीं जॉब कर रही है, इसके बावजूद भी पत्नी ने लिखवा दिया है कि वो कुछ नहीं करती है, बेरोजगार है, तो ऐसे में किस प्रकार से पत्नी जहां पे काम कर रही है उसका आप रिकॉर्ड डिटेल कोर्ट में मंगवा सकते हैं और कोर्ट के समझ ये चीज प्रस्तुत करके कोर्ट को बता सकती है कि मेरी पत्नी जो है वो इस जगह पे काम कर रही है, इतनी ज्यादा उसकी आय है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, लॉ में प्रोविजन है 91 सीआरपीसी का। 91 सीआरपीसी के अंतर्गत आप प्रार्थना पत्र देके पत्नी जहां पे काम कर रही है उसका सारा डिटेल मंगवा सकती हैं। तो इसी के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो जो चीजें आज मैं आपको बताऊंगा, मेरी एक जो किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, इसी किताब के जरिए बताऊंगा। तो पहले मैं आपको 91 सीआरपीसी के बारे में बताने से पहले थोड़ी बहुत चीजें इस किताब के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको 91 सीआरपीसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, मेरी ये जो किताब है जिसका नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, जिसे आप देख सकते हैं, ये जो किताब है जो भी पारिवारिक मुकदमे होते हैं, जैसे 498A का जो मुकदमा होता है, डीवी एक्ट के तहत मुकदमा होता है, 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस होता है, डाइवोर्स का केस होता है, सेक्शन 9 का केस होता है, या फिर जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं यानी पारिवारिक मुकदमे होते हैं, उन्हीं से संबंधित इस किताब में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। तो यदि आपके ऊपर कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा चल रहा है, तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करती हैं तो आपको अपने मुकदमे के बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपको ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, प्रक्रिया कैसे चलती है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं, क्वेश्चन कैसे करा सकती हैं, क्या क्या चीजें रहेंगी तो आप क्वेश्चन के लिए जाएंगी जिससे आपको सफलता मिल जाए। अन्य बहुत सारी जानकारियां आपको इस किताब में मिल जाएंगी। तो अगर आपके ऊपर कोई भी मैट्रिमोनियल केस चल रहा है तो इस किताब का अध्ययन आप जरूर करें। इस किताब का मूल्य जो है वो 550 रुपए है, प्लस 100 रुपए आपको कोरियर चार्ज पे करने पड़ेंगे। लेकिन अभी 50 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो ये किताब अभी आपको 600 रुपए की पड़ेगी। यदि आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मैसेज करिएगा। तो चलिए, अपने इस किताब की मदद से अब ये चीज समझ लेते हैं कि यदि आपकी पत्नी कहीं काम कर रही है, रोजगार में है, उसे सैलरी मिल रही है, इसके बावजूद भी उसने मेंटेनेंस केस में झूठ बोल दिया है कि वो कुछ नहीं करती है, बेरोजगार है, तो कैसे पत्नी का सारा डिटेल आप कोर्ट में मंगा सकती हैं और मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं, किस प्रकार से आपको प्रार्थना पत्र देना है, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, चलिए अब अपने इस किताब की मदद से हम समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 यानी सेक्शन 91 जो है उसमें प्रोविजन है कि दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन, उसी के बारे में हम समझेंगे। जैसे आपकी जो पत्नी है वो कहीं काम कर रही है लेकिन कोर्ट में उसने झूठ बोल दिया है कि वो कुछ नहीं करती है और आपको पता है कि वो कहां पे काम कर रही है, तो कोर्ट में आप उस पत्नी का डिटेल कैसे मंगवा सकती हैं उस ऑफिस से जहां पे वो काम कर रही है, आपको प्रार्थना पत्र कैसे देना है, वही चीज हम समझने वाले हैं। तो देखिए, मेरी ये जो किताब है इसमें डिटेल में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी 91 सीआरपीसी के बारे में। तो इस किताब को आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको जो ड्राफ्टिंग करनी है उसी के बारे में बता रहा हूं कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोर्ट का नाम लिखना होता है, उसके बाद आपको जो मुकदमे का नाम होता है, जैसे पत्नी बनाम पति जो नाम होता है उसे लिखना होता है, मुकदमा संख्या लिखना होता है, उसके बाद धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस चल रहा है तो वो लिखना होता है, थाना लिखना होता है, जनपद अपना लिख देना होता है। उसके बाद
आपको लिखना होता है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 91 सीआरपीसी यानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 ऐसे आपको लिख के महोदय लिख के आपको अब आगे की चीजें लिखनी होती है। जैसे सबसे पहले जो प्रार्थना पत्र दे रहा होता है उसका नाम, जैसे मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आपको लिखना होता है कि यह कि प्रार्थी की पत्नी ने प्रार्थी के विरुद्ध 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण के लिए प्रार्थी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। फिर तीसरे पैराग्राफ में आपको लिखना होता है कि यह कि प्रार्थी की पत्नी ने अपने मुकदमे में स्वयं को बेरोजगार बताया है। फिर चौथे पैराग्राफ में आपको लिखना होता है कि यह कि प्रार्थी की पत्नी बेरोजगार नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी में जिसका नाम जो भी नाम हो, जैसे यहाँ पे मैंने इन्फोटेक दिया है, इन्फोटेक में जिसमें असिस्टेंट मैनेजर के पद पर या असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे जो भी आप चाहें, जो भी उसका पद है वो लिख सकते हैं कि पद पर कार्यरत है और उसे प्रति माह 40,000 रुपया वेतन मिलता है। अब देखिए पांचवें पैराग्राफ में आपको बताना होता है, कुछ ऐसे सबूत देने होते हैं, कुछ ऐसी चीजें बतानी होती है जिससे कोर्ट को भी लग जाए कि हाँ पत्नी काम करती है। जैसा मैंने यहाँ पे देखिए बताया है कि यह कि जिस कंपनी में प्रार्थी की पत्नी कार्यरत है उस कंपनी की वेबसाइट पर प्रार्थी की पत्नी का नाम एम्प्लॉय लिस्ट में शामिल है, जिसका छाया प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अब देखिए ये चीज जो पांचवा पैराग्राफ मैंने बताया वो लिखने का ये मतलब है कि पहले आपको कोर्ट में कुछ ऐसे सबूत देने होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में जाएंगे, प्रार्थना पत्र दे देंगे, कह देंगे कि मेरी पत्नी यहाँ पे कार्यरत है और कोर्ट डिटेल मंगा लेगा। जब जो जज साहब है उन्हें ये विश्वास होगा, कुछ आपके पास ऐसे सबूत होंगे जिससे जज साहब को लग जाए कि हाँ पत्नी झूठ बोल रही है। जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि पत्नी जो है उसका जो एम्प्लॉय लिस्ट है, जिस कंपनी में काम कर रही है, एम्प्लॉय लिस्ट है, उसकी जो वेबसाइट है वहां पे पत्नी का नाम अंकित है। तो ये चीज दिखा के जज साहब के दिमाग में आप डाल सकते हैं कि देखिए पत्नी ने झूठ बोला है, मेरे पास अभी छोटा सा ये थोड़ा सा साक्ष्य ये है, बाकी आगे मैं आपको समझाता हूं। तो आपको पहले थोड़ा सा कोई ऐसा साक्ष्य देना होगा जिससे जज साहब को विश्वास हो कि पत्नी झूठ बोल रही है, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर छठे पैराग्राफ में ये लिखना है, यह कि प्रार्थी के पास प्रार्थी की पत्नी कार्य कर रही है इस बात का ठोस सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन जो सबूत मौजूद है उससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी की पत्नी उस कंपनी में कार्यरत है। यानी देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो सबूत मेरे पास है उससे कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज सिद्ध हो रहा है कि प्रार्थी की पत्नी जो है वहां पे काम कर रही है। तो ऐसे में मेरे पास ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे सबूत हैं जिससे साबित हो रहा है कि वो कार्य कर रही है। अब देखिए सातवां पैराग्राफ है, यह कि अगर न्यायालय इन्फोटेक कंपनी की कर्मचारी उपस्थिति पंजिका व वेतन पंजिका न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने के लिए समन जारी कर दे तो प्रार्थी पे अति कृपा होगी। यानी कोर्ट में आपको ये आवेदन देना होता है, निवेदन करना होता है, पहले थोड़ा सा आप सबूत देंगे किसी चीज का कि पत्नी ने झूठ बोला है, फिर कोर्ट को जब विश्वास हो जाए तो फिर आपको कहना है कोर्ट के समक्ष कि देखिए पत्नी का जो कार्य कर रही है जहां पे उसका डिटेल मंगा के लिए आपको देना होता है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं काम किया जा रहा है तो उपस्थिति पंजिका होती है, साथ ही साथ वेतन जो मिलता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। तो आप यदि ये दोनों चीजें मंगा लेती हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको एक प्रार्थना पत्र बनाना होता है और लास्ट में आपको निवेदन करना होता है कि अतः प्रार्थना है कि इन्फोटेक कंपनी की कर्मचारी उपस्थिति पंजिका व वेतन पंजिका न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने हेतु समन जारी करने की कृपा करें। तो आपको इस प्रकार से आवेदन देना होता है। अब पत्नी जहां पे काम कर रही है, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ इन्फोटेक बता दिया, तो इन्फोटेक अब जिस स्थान पे वो कंपनी है या फिर जिस कंपनी, जिस स्कूल या फिर जिस भी संस्था में पत्नी काम कर रही है उसका पूरा डिटेल आपको लिखना होता है, तभी न्यायालय समन जारी करता है। तो इस प्रकार से आपको न्यायालय में आवेदन करना होता है 91 सीआरपीसी के तहत कि जो कोर्ट है पत्नी का डिटेल मंगाए। तो आशा कर रहा हूं ये चीज समझ चुके होंगे आप। अब इसमें एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि सिर्फ आप 91 सीआरपीसी का आवेदन कर देंगे तो कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। पहले आपको न्यायालय में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो साक्ष्य देना ही पड़ेगा कि न्यायालय को यह विश्वास हो कि पत्नी ने झूठ बोला है, तभी न्यायालय 91 सीआरपीसी के तहत समन जारी करेगा। अब सिर्फ आप सिंपल एक आवेदन कर देंगे 91 सीआरपीसी में कि मेरी पत्नी यहाँ काम कर रही है, उसका जो रिकॉर्ड है मंगा लिया जाए, तो न्यायालय नहीं मंगाएगा। अगर आप कुछ ऐसे साक्ष्य देंगे कि देखिए मेरे ये साक्ष्य है, ये ठोस साक्ष्य नहीं है, लेकिन इससे प्रतीत हो रहा है कि पत्नी मेरी वहां पे काम कर रही है, अब बाकी जो ठोस साक्ष्य
है वो न्यायालय खुद मंगा ले, तो ऐसे में आपकी सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाती है। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन जो है खुद ड्राफ्ट कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, मुझसे ड्राफ्ट कराना चाह रहे हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके आप ड्राफ्ट करने के लिए मुझसे बोल सकती हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और मेरी ये जो किताब है इसमें इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी गई हैं। इसे यदि आप पढ़ते हैं तो आपको और भी काफी अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी। आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपने कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।